हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम उमेश सिंह। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता था कि इससे पहले मैं जो लेक्चर अपलोड किया था सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ पे, तो आज हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है ये नीट जेई के एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एडवांस के एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम का पेपर नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो टुडे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए आइए जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इसको हम सबसे पहले दो टर्म में तोड़ दें। एक टर्म है जिसमें इलेक्ट्रो और प्लस क्या है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कहीं पे केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शन होंगी और उन केमिकल रिएक्शन से होगा क्या प्रोड्यूस, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्जन पढ़े तो वही जो ब्रांच होती है उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। तो अगर हम कहें कि एनर्जी का कन्वर्जन है तो इस पूरे चैप्टर के दौरान हमको एक टाइप से एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। तो एनर्जी के कन्वर्जन को पढ़ने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप की डिवाइसेस हैं। तो डिवाइसेस में आपके जो सिलेबस में है तो दो टाइप की डिवाइस है। एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो हमारे सिलेबस में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें पूरे चैप्टर के दौरान हमको दो टाइप की डिवाइस के बारे में पढ़ना है। एक डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक डिवाइस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आइए हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या फंक्शन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा क्या, जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होगी वो चेंज होगी आपकी केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब है एनर्जी का कन्वर्जन करना है तो एनर्जी के कन्वर्जन करने के लिए दो टाइप से हो सकता है। एक बार केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। कैसे हम पहचाने कि कौन सी रिएक्शन में क्या होगा, उसे पहचाने तो सबसे पहले इसमें एक टर्म लिख देते हैं जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस। तो कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है दे आर एक्ट एज ए स्पॉन्टेनियस सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस सिस्टम, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपका जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स उसमें एक टर्म आता है डेल्टा जी नॉट, जिसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर किसी भी प्रोसेस के लिए नेगेटिव हो जाए तो ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस। अब इसके बाद में तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें हमारे सिलेबस में जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसका एक नाम है गैल्वेनिक सेल या किसी को एक नाम देते हैं वोल्टिक सेल। सबसे पहले इसी सेल के बारे में दो साइंटिस्ट थे गैल्वेना और वोल्टा, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसका नाम दिया गया गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। और हमारे सिलेबस में जो इसका एग्जांपल है उसका नाम है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल होती क्या है कि ऐसी कोई भी डिवाइस या ऐसी कोई सेल व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब इस सेल के दौरान कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, उन केमिकल रिएक्शन से हमको क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि अगर हम कहें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। और इसके लिए जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस होती नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मींस होता है ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें अपने आप से अगर वो
काम ना करे तो उसके लिए हमको बाहर एक्सटर्नल फैक्टर लगा के उसको वर्क कराया जाए। जबकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस होती है ऐसी कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो जाए उसको हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कशन करते चलते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या उसी में डेनियल सेल के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले अगर हमको डेनियल सेल जानना है, डेनियल सेल, तो डेनियल सेल के बारे में जानना है तो हमारे सिलेबस में जो कि दिया गया है जिंक कॉपर सेल के बारे में मेंशन। अच्छा, जिंक कॉपर सेल के बारे में जानना है उससे पहले एक टर्म आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमको जानना है डेनियल सेल बनाने से पहले क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाने के लिए हम करते क्या है, एक मान लीजिए एक सेल बनाए, एक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें एक सॉलिड मेटल के रॉड को, ये सॉलिड मेटल का रॉड है। अब हम किए क्या कि सॉलिड मेटल के रॉड को हम उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे कौन सा, जिंक सल्फेट का, तो जो रॉड होगा वो होगा किसका, जिंक का रॉड इसमें कंसीडर कीजिए। इसका मतलब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसका मतलब होगा उसी के मेटल रॉड को हम उसके कौन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो कौन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब डिप करेंगे तो ZnSO4 का कंसंट्रेशन हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं 1 मोलर है, और यहाँ पे जो प्रेशर इस सॉल्यूशन का कंसीडर किया गया वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर किया गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन में होगा क्या, जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होगा Zn2 SO4 2-। यहाँ पे देखिए इसका कैटायन है और एक टाइप से जिंक का रॉड जो कि सॉलिड है, तो दोनों के सॉलिड मेटल रॉड और उसको जो कौन आयंस है इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या इसी को दूसरे टर्म में नाम देते तो दूसरा नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस होता है ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड जिसका कंसंट्रेशन हमको पता हो, उसका प्रेशर भी दिया गया हो जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं यहाँ पे जनरली टेम्परेचर कह दिया जाता है कि हम कंसीडर कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही हो। जनरली 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे इसको मेजर किया जाता है, इसीलिए इसको अब क्या है, कंसंट्रेशन पता है, प्रेशर सॉल्यूशन का पता है, उसका टेम्परेचर भी पता है। तो अब जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा उसी को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बनाया जाता है किसी भी सेल का, जब हम किसी भी मेटल के रॉड को उसके ओन इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा उसको समझिए। तो सॉलिड मेटल का रॉड है, ये जो Zn2+ है ये यहाँ पे जाके इसके सरफेस पे जमता है। तो Zn2+ जो इसके सरफेस पे जमता है इसका इंटरफेस जो ये आपको दिख रहा है सॉलिड मेटल का और उसके आयंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम नाम देते क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप लोग समझ गए तो अब हम आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किसी भी सेल को कैसे बनाया जाए। उसमें सबसे पहले हम बनाने चल रहे हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल को जानना है तो सबसे पहले देखिए हम इस साइड बना दे रहे हैं आपका जिंक का रॉड है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं। इस साइड में हम ले रहे हैं क्या, एक दूसरा कंटेनर, उस कंटेनर में अब हम दूसरा सॉल्यूशन या दूसरा इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देंगे। उसमें जो सॉल्यूशन लिया जाता है उसका नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4 है और इसका भी कंसंट्रेशन फिक्स है 1 मोलर। यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया गया उसका भी कंसंट्रेशन फिक्स है 1 मोलर। क्या लिया गया, ZnSO4 का सॉल्यूशन। ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया गया। ये जो रॉड होती है उसको हम नाम देते हैं जिंक रॉड और यहाँ पे ये जो रॉड ली जाती है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो जो रॉड होगी उसका नाम है कॉपर रॉड। अगर हम कहें कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप कर दिए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर रॉड में डिप कर दिए, सॉरी कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डिप कर देते हैं और इन सबको हम एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करा देते हैं, ये बैटरी के थ्रू कनेक्ट करा देते हैं। यहाँ पे हम
पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसको कहा जाता है, ये है आपका एनोड और ये आपका है कैथोड, एनोड और कैथोड। तो अगर हम कहें एनोड और कैथोड है, यहाँ से हम क्या किए, एक एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो होता क्या है, देखिएगा आप लोग कि ये ZnSO4 जो कि किसमें था, एक्वस सॉल्यूशन था, वो डिसोसिएट होता है किसमें, Zn2 पॉजिटिव में और प्लस SO4 नेगेटिव में। ये एक्वस सॉल्यूशन इस टाइप से होता है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट आपका डिसोसिएट होता है एक्वस वाला, इसमें डिसोसिएट होता है Cu2 प्लस एक्वस प्लस SO4 माइनस एक्वस। अब देखिए जब ये आयंस का डिसोसिएशन हुआ तो इस साइड वाले जो चैम्बर है यहाँ पे तो होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट इसके लिए लोन, LOAN। लोन मीन्स अगर हम कहें तो क्या होता है, लोन मीन्स देखिएगा, L फॉर होता है लेफ्ट, O फॉर होता है ऑक्सीडेशन, A फॉर होता है एनोड और N फॉर होता है नेगेटिव। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चैम्बर लगा है उस चैम्बर में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा होता कहाँ पे, एनोड पे, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोड को हम कह दिए नेगेटिव चार्ज पोल हो गया और इस इलेक्ट्रोड को हम कह दिए कैसा पोल जनरेट होगा, पॉजिटिव। अगर हम कहें सबसे पहले इसमें समझे कि ऑक्सीडेशन है क्या, तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो देखिएगा जिंक का जो रॉड है जो कि किस स्टेट में सॉलिड, ये चेंज होता है किसमें, Zn2 प्लस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से होता क्या है, जिंक का रॉड धीरे धीरे Zn2 प्लस में, यहाँ पे Zn2 प्लस है और SO4 माइनस है। तो ऑक्सीडेशन किस साइड हो रहा है, तो जिंक का रॉड इसमें चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब इस साइड मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। अब आप सबको पता है कि अगर हम एक्सटर्नली देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो गई, लेकिन इंटरनल अगर हम देखें सर्किट तो इनकम्प्लीट है। इसी इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक यू शेप की ट्यूब इसमें लगा दी जाती है, जिसका हम नाम देते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम है क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम कहते हैं कि एक्सटर्नली अगर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही थी तो इंटरनल जो सर्किट था वो इनकम्प्लीट था, उसी को कंप्लीट करने के लिए हम एक यू शेप की ट्यूब लगाते हैं जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जब इस डायरेक्शन में हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो अपर सर्किट में करंट जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सप्लाई होने लगता है, क्योंकि हम सबको पता है जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन रेडियल सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन चेंजेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड व्हाइल द करंट इज सप्लाइड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। या हम कह सकते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ करंट की सप्लाई होती है। अब इसी बात को आइए समझे, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन गए, इन इलेक्ट्रॉन पे होता क्या है, यहाँ देखिए इस साइड अगर लोन का उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, तो RRCP, इट मींस R फॉर होता है रिडक्शन और R है आपका, सॉरी R है यहाँ पे राइट और R ये स्टैंड करता है रिडक्शन, C फॉर होता है कैथोड और P फॉर होता है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इस साइड जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, उस साइड में उसी इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, देखिए Cu2 प्लस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, Cu सॉलिड में। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो सॉल्यूशन था Cu2 प्लस था और क्या था SO4 माइनस, तो होगा क्या, यहाँ से Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए किसमें जाएगा, सॉलिड मेटल रॉड में जमता जाएगा, जबकि यहाँ से जो जिंक का रॉड है Zn का रॉड वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात और कंफर्म क्या पता चली कि इस चैम्बर में जो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन था वो बढ़ गया किसके कंपैरिजन में, SO4 माइनस के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर दिस साइड बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो SO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किससे, Cu2 प्लस के कंपैरिजन में।
क्यों? क्योंकि देखिए जो सोल्यूशन है उसमें से कॉपर जो 2+ है वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, मेटल रॉड पे। पहले कंसंट्रेशन सेम था, मतलब दोनों का अमाउंट भी सेम था, लेकिन जैसे जैसे Cu2+ सोल्यूशन से रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है तो इस साइड वो क्या रहा है, SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है Cu2+ के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम इस साइड बात करें तो जिंक का मेटल रॉड किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में। जब Zn2+ में अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इस चैम्बर में Zn2+ बढ़ रहा है, SO4 घट रहा है। अब आप बताइए, अगर हम कहें धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें होगा क्या, ये जिंक का रॉड धीरे धीरे Zn2+ में बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में Zn2+ का अमाउंट बढ़ गया। इस साइड अगर हम कहें SO4 का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब आप बताइए जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, SO4 पे 2- पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इनका नेगेटिव और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगेगा, एक टाइप से रिपल्सन। अगर रिपल्सन होने लगेगा तो इसका मतलब जो इंटरनल आउटर सर्किट है उसमें जो करंट की सप्लाई हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसी डिस्टरबेंस को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, जो कि इसके लिए अभी आप देखिएगा कि इसका क्या फंक्शन है, इसमें क्या वर्क करेगा। एक बात पता चली क्या कि हम इसमें जब हम इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करते हैं तो होता क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू करंट की सप्लाई होती है। इसलिए कहा जाता है जो डेनियल सेल होती है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अब हम इसी में बात करें तो आइए देखें, इसी में आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले इसी में अगर हम देखें, इससे पहले अगर आप देखिए एक बात और, अगर हम देखें ये वाले कितने पार्ट को देखें, इतना पार्ट है जहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इतना जो पार्ट है वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ से नई लाइन से हम क्या लिख सकते हैं, अगर आगे देखें तो अगर हम कहें एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, एनोड हाफ सेल रिएक्शन अगर हम लिखें तो एनोड हाफ सेल में क्या हुआ देखिएगा, जो Zn सॉलिड था वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है, एक्वस हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो कैथोड हाफ सेल में क्या होगा, तो कैथोड हाफ सेल में अगर हम बात करें तो Cu जो 2+ था वो किस स्टेट में था, एक्वस, और ये चेंज हो गया किसमें, Cu सॉलिड में बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसको हम नाम देंगे क्या, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। इससे पहले हम आपको देखिए क्या बता चुके थे, इस वाले चैम्बर में SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और इस वाले चैम्बर में Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा इस वाले चैम्बर में केवल और केवल Zn2+ ज्यादा रह जाएंगे और इस वाले चैम्बर में SO4 ज्यादा रह जाएंगे। तो उसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या किया था, इस सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन किया था, सॉल्ट ब्रिज। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछा जाता है, मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई हो रही है उसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज है, अब देखिए इसमें सॉल्ट ब्रिज का काम हो गया मेंटेन द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा यही भी इंपॉर्टेंट बात करें, इट आल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, तो देखिए अगर हम कह रहे जो KCl है तो KCl एक टाइप से आपका सॉल्ट है जो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा किसी में K+ में और प्लस Cl- में। जो K+ है
Cl माइनस है, अब ये होगा क्या, इसका मूवमेंट होगा किस साइड, तो K प्लस है, पॉजिटिव चार्ज किसको न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिव वाले को, जबकि नेगेटिव वाला किसको न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव वाले को। अब हम इससे पहले देख चुके थे कि इस चैम्बर में Zn2 प्लस बढ़ रहा था, इस चैम्बर में क्या बढ़ रहा था, SO4 2 माइनस, तो होगा क्या, यहाँ से जो K प्लस है और जो Cl माइनस, तो Cl माइनस का मूवमेंट इधर होगा और K प्लस का मूवमेंट इधर होगा, तो होगा क्या, इसको देखिए, तो होगा क्या, जो आपका Cl माइनस है वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, Zn2 प्लस को। अगर हम यहाँ से बैलेंस करते हैं ये बना लेता है ZnCl2, ZnCl2 बना लेता है, जबकि जो आपका K प्लस है वो SO4 2 माइनस के साथ न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेता है, K2SO4। अब देखिए ZnCl2 भी एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जबकि K2SO4 भी एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट फर्दर आयंस में डिसोसिएट होते रहेंगे और ये प्रोसेस कंटीन्यूअस चलती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, पहले सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरी बात जो आयंस हैं जिनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा था उनका कंसंट्रेशन एक साइड घट रहा था, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है कौन, KCl या जो सॉल्ट ब्रिज क्लियर गया। अब और एक बात आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसमें KCl प्लस अगार का सॉल्यूशन रहता है। अगार एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड को पहले उसका पाउडर फॉर्म होता है, उसको हीट करके ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद इस यू शेप की ट्यूब में रख देते हैं, यू शेप की ट्यूब में रख देते हैं, उसके बाद यहाँ से एक कॉटन का वो लगा देते हैं जिससे कि ये लिक्विड गिरे ना, तो इसीलिए हम एक कॉटन का लगा दिया जाता है जिससे ये लिक्विड गिरे ना। अब KCl एक चीज और, एक क्वेश्चन उसी में रहता है कि सॉल्ट ब्रिज आल्सो रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट मींस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है उसको समझे, तो देखिएगा इसमें से क्या हुआ, Zn2 प्लस बढ़ रहा, यहाँ पे क्या बढ़ा, SO4 2 माइनस बढ़ा, तो होगा क्या, इन आयंस के बीच में एक टाइप से क्या होने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड और उनके बीच में, और यहाँ से SO4 का होगा क्या कि दोनों के बीच में एक जंक्शन जनरेट होता है, लिक्विड के बीच में किसी जंक्शन को कम करने या रिड्यूस करने का काम कौन कर देता है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इट रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी रिड्यूस करने का काम करता है। आइए देखें, तो हम इसी के आगे बढ़ जाएं, तो अभी आप लोग क्या पढ़ चुके थे कि हम लिखे थे क्या, Zn जो सॉलिड था वो किस में चेंज हो रहा था, Zn2 प्लस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर हम देखें Cu2 प्लस जो कि किस स्टेट में था, एक्वस, ये दो चेंज होके किस में हो रहा था, Cu सॉलिड में बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और ये आपका क्या था, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब हमको इन दोनों रिएक्शन का यूज करके पूरी सेल रिएक्शन लिखनी है, तो पूरी सेल रिएक्शन लिखने के लिए होगा क्या, दोनों रिएक्शन को जब आपस में ऐड कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लग गया, तो आपका आ जाता है Zn सॉलिड और प्लस Cu2 प्लस जो कि किस स्टेट में, एक्वस, यही चेंज हो जाता है इसमें, Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। तो अगर हम कहा जाए इसको हम नाम देते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन है जब अलग अलग जो चैम्बर में रिएक्शन हो रही थी उन सबको ऐड कर दिया जाए तो एक सेल रिएक्शन बनती है, जिसको नाम देते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन, या इसको एक दूसरा नाम देंगे सेल रिएक्शन। अब इसमें एक अलग टॉपिक आता है जिसका नाम है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए कहते कैसे हैं, तो इस साइड देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड था उधर से Zn इसमें चेंज हुआ था Zn2 प्लस। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक डबल लाइन लगा दिया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज, और उस साइड हुआ क्या था, Cu2 प्लस जो कि किस स्टेट में था, एक्वस, यहाँ भी इसको लिखते हैं एक्वस, और ये है आपका सॉलिड, ये किस में चेंज हुआ था, Cu सॉलिड में।
तो यहाँ देखिए इसको हम कहते हैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखिए क्या है, तो देखिएगा ये जो डबल लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम इसका नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि दोनों को कनेक्ट करती है। ये सिंगल लाइन क्या है, तो सिंगल लाइन होती है एक इंटरफेस होता है जो कि किसके किसके बीच में लाई करता है, उसके मेटल आयंस और रॉड के बीच में। यहाँ देखिए इंटरफेस है जो कि उसके आयंस और उसके सॉलिड मेटल के बीच में लाई करता है, तो दोनों को सेपरेट करते हैं इंटरफेस से, और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब ये हो गया आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब यहीं से एक दो क्वेश्चन और बनाए जाते हैं, देखिए कैसे। सपोज ये कोई रिएक्शन है जिसमें Fe3+ आपका चेंज हो रहा है Fe2+ में अगर लिख दिया जाए, और इसी प्रकार से अगर हम लिखें Cu2+ है और ये चेंज हो रहा है आपका यहाँ से Fe2+, सॉरी ये चेंज हो रहा है Fe3+ में, Cu2+ चेंज हो रहा है Cu में। तो अगर हम इसको कहें यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीडेशन है 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रिडक्शन है कितने 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दें, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी 2Fe2+ और प्लस आपका Cu2+, ये चेंज हो जाएगा किसमें 2Fe3+ और प्लस इसमें Cu। अब देखिए इस रिएक्शन का अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आइए देखिए इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा Fe2+ कहां पे, देखिए Fe2+ किसमें चेंज हुआ है Fe3+ में, जबकि दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगेगा ही। आप लिखते Cu2+ एक इसमें चेंज हुआ Cu में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिप्रेजेंटेशन जानना। तो देखिए ये भी आयन से किस स्टेट में होगा एक्वस, ये भी आयन से ये किस स्टेट में होगा एक्वस, ये भी आयन से किस स्टेट में होगा एक्वस, तो ये रॉड है तो किसमें स्टेट होगा सॉलिड में। तो अगर हम देखें जब दो आयंस का फेज सेम है, यहाँ पे देखिए जो आयंस है उसका जो रॉड है दोनों आयंस का फेज का डिफरेंस है, तो इनके बीच में हम एक सॉलिड लाइन लगाते हैं, जबकि अगर फेज सेम है तो इनके बीच में एक कॉमा का यूज किया जाता है। फिर से हम क्या कर रहे हैं कि जब एक आयंस दूसरे आयंस में है, उनका अगर फेज सेम होगा तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जबकि आयंस है और रॉड है तो इसका मतलब दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो उनको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस या सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया इसका, जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों आपको क्या पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या डील करेंगे। एक टाइप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, जबकि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दें, वो पूरी जो प्रोसेस होती है उसी को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी, डेनियल सेल। डेनियल सेल का क्या फंक्शन होता है, तो डेनियल सेल का फंक्शन होता है कि इसमें केमिकल एनर्जी से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए केमिकल रिएक्शन हुई, उन रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में सप्लाई होने लगा। तो इतना है छोटा सा टॉपिक जिसको आज कवर किया गया। थैंक यू सो मच।